नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है और इसकी शुरुआत उन्होंने केरल के त्रिशूर से की। अब आप कहेंगे कि केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई सांसद बना ही नहीं, जब से जनसंघ बनी उसके बाद बीजेपी बनी, तब से आज तक भाजपा का कोई लोकसभा सदस्य वहाँ से नहीं चुना गया। सिर्फ एक बार विधानसभा की एक सीट बीजेपी जीती है। उसके अलावा केरल में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें तो उसको ज़ीरो ही कहा जाएगा। ज़ीरो से ऊपर बीजेपी कभी गई नहीं। वोट शेयर में भी कोई बहुत बड़ी छलांग लगाई हो कभी, ऐसा नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 18.14 यानी 18.14% वोट मिले थे। ये उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए केरल में बीजेपी की स्थिति क्या है। और प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव की शुरुआत करते हैं उसके अभियान की, तो केरल से करते हैं, त्रिशूर से करते हैं। अब ये थोड़ा जो है रहस्यमय लगता है, लेकिन उस सारे रहस्य का से पर्दा उठाता हूँ, रहस्य की परतें खोलता हूँ। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री त्रिशूर में थे और 3 जनवरी को त्रिशूर में वो हुआ जो दुनिया के किसी देश में कहीं कभी नहीं हुआ होगा। और वो हुआ ये कि 2 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शरीक होने आई। इसको स्त्री शक्ति का नाम दिया गया। जो विमेंस विंग है भारतीय जनता पार्टी की, उसने इसका आयोजन किया था। और 2 लाख महिलाएं जब इकट्ठा हों और प्रधानमंत्री चुनाव की बात ना करें, प्रधानमंत्री वोट की बात ना करें, प्रधानमंत्री कोई किसी भी उम्मीदवार की बात ना करें, तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ज़्यादा आश्चर्य होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनकी राजनीति की शैली जो है वो सबसे अलग है। जो बाकी लोगों से सामान्य रूप से अपेक्षित होता है वो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। वो उसके अलावा करते हैं जो बिल्कुल अनपेक्षित होता है, जो लगता है लोगों को कि खैर ऐसा तो नहीं हो सकता। 2 लाख महिलाओं की भीड़ हो, इतना बड़ा और केरल में ये अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ के किसी भी राज्य में हो या कर्नाटक में भी हो तो भी समझ में आता है। केरल जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल मैप अगर आप देखें तो उसमें भाजपा कहाँ है उस खोजना मुश्किल होगा। तो पहली बात तो ये कि त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। दूसरी बात यह है कि त्रिशूर ही वो लोकसभा सीट है, वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से पिछले चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। भाजपा यहाँ नंबर 3 पर आई थी। नंबर 1 पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था जो जीता, और नंबर 2 पर सीपीआई का उम्मीदवार था। और भाजपा को सीपीआई के उम्मीदवार से सिर्फ 2.17% वोट कम मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में ये पोटेंशियल सीट है जहां से वो जीत सकती है। और यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन जो है, हिंदुओं की आबादी जो है 58.42% है और ईसाइयों की आबादी 24% से ऊपर है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, डेमोग्राफी के लिहाज से भी त्रिशूर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी सीट, एक अच्छी पोटेंशियल सीट है जहां से उसके जीतने की संभावना हो सकती है। लेकिन त्रिशूर की सीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। केरल से एक सीट जीत जाएगी कि 2 जीतेगी कि एक भी नहीं जीतेगी बीजेपी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री इसलिए नहीं गए थे कि केरल से एक सीट जीत जाएंगे या 4 सीट जीत जाएंगे। हालांकि भाजपा की नज़र 5 सीटों पर है। त्रिशूर के अलावा तिरुवनंतपुरम, पलक्कड़, पत्थनमित्था और अट्टिंगल, ये 5 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इन 5 सीटों की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसलिए जो है ये चुनाव अभियान की शुरुआत त्रिशूर से नहीं की या केरल से नहीं की कि इन 5 सीटों पर नज़र है या केरल में भाजपा का खाता खोलने पर नज़र है। उनकी नज़र केरल पर इसलिए पड़ी कि केरल देश का वो राज्य है जहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण और सेकुलरिज्म की राजनीति की शुरुआत हुई, या कहें वो जिसका
सेकुलरिज्म की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है। उस गढ़ पर धावा बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति और सेकुलरिज्म की ये जो फर्जी सेकुलरिज्म है, जिसका मतलब होता है हिंदू विरोध, उसकी राजनीति को जड़ से ख़त्म करना है तो केरल में अपना प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। नज़र इस पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र जो है वो तात्कालिक लक्ष्यों पर नहीं होती है, दूरगामी लक्ष्यों पर होती है। ये केरल राज्य ही है जहां मालाबार की हिंसा हुई, जहां का नरसंहार हुआ था मालाबार का, जिसमें हज़ारों हिंदुओं को मारा गया था, स्त्रियों का जो है वो शीलभंग किया गया था। और उस समय महात्मा गांधी ने कहा था हिंदुओं को ये सब बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किस शिखर पर पहुंच चुकी थी। वो महात्मा गांधी के ज़माने में, यानी आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। और केरल की डेमोग्राफी जो है उसमें भी मदद करती है सीपीएम और कांग्रेस को इस तरह की राजनीति करने में। यहाँ की आबादी बटी हुई है हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बीच में। तो ईसाई और मुसलमान अगर मिल जाएं तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ज़्यादातर चुनाव क्षेत्रों में। देखिए, केरल में सीपीएम हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों सांप्रदायिक राजनीति करने में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अभी हाल ही में सीताराम येचुरी जो प्रमुख हैं, सीपीएम के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमास पर हमला करके केवल मुसलमानों पर को नहीं मारा, ईसाइयों को भी मारा है। अब आप सोचिए कि इसका मकसद क्या है। सीधा सीधा लोकसभा की चुनाव की दृष्टि से वो मुसलमानों और ईसाइयों से कह रहे हैं कि दोनों एक हो जाओ, दोनों का दुश्मन इजराइल है और इजराइल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती है, यानी भाजपा से दोस्ती है। तो आप समझिए, अगर इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी कहे तो उसको कहा जाएगा कि ये सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सीताराम येचुरी बोल रहे हैं तो ये सेकुलरिज्म की राजनीति है। ये अगर भाजपा बोले तो ये जो है संप्रदायों को बांटने की राजनीति है। अगर सीताराम येचुरी बोले तो ये संप्रदायों को जोड़ने की राजनीति है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो दोगलापन है, दोहरापन है राजनीति में, भारत की राजनीति में, वो किस कदर जड़ पकड़े हुए है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण केरल है। मणिपुर में अभी पिछले दिनों क्या हुआ आपको मालूम है। मणिपुर में जो कुछ हुआ, मालूम है कि उसमें हिंदू ईसाई का कोई एंगल नहीं था, कोई उसमें तत्व नहीं था। लेकिन केरल में सीपीएम ने और कांग्रेस ने इसको हिंदू ईसाई झगड़े के रूप में बताने की कोशिश की। 2 सांसद केरल से मणिपुर गए, राहुल गांधी की जो मणिपुर दौरा हुआ उससे पहले, और वो सांसद के रूप में नहीं गए, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपा कर गए, वो शिक्षक के रूप में गए और वहाँ से आकर चर्च को रिपोर्ट किया कि आरएसएस जो है पूरे देश में अभियान चला रहा है कि जहाँ भी ईसाई प्रभावशाली हैं, संख्या में ज़्यादा हैं, वहाँ से ईसाइयों को उखाड़ फेंकना है। इसीलिए मणिपुर में ये सब हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी और सीपीएम दोनों कर रही हैं, और ये केरल से हो रहा है। लेकिन केरल में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये बात मैं केवल 3 जनवरी की प्रधानमंत्री की बैठक के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने ईसाई समुदाय से संपर्क साधने, उनके बीच अपना प्रभाव बढ़ाने, उनसे दोस्ती बढ़ाने, उनसे संबंध बढ़ाने की कोशिश पिछले काफ़ी समय से कर रही है। कोशिश वो मुसलमानों से भी संपर्क साधने की और उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रही, लेकिन उसमें उनको सफलता मिलेगी मुझे ऐसा लगता नहीं। लेकिन ईसाई समुदाय और केरल के हिंदू समुदाय में कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है, दोनों की परेशानियां कॉमन है। एक तो ईसाई समुदाय इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रभाव यूडीएफ में, यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, उसमें बढ़ता जा रहा है। 3 जो बड़े विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति करने वाले, आतंकवाद की राजनीति करने वाले संगठन हैं, वो केरल में ही हैं। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
जिसको अभी केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया है, जिसके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर छापे पड़े, जो लिटरेचर मिला है जिसमें वो भारत को जो है इस्लामी राष्ट्र, यहाँ शरिया का शासन स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा उनका लक्ष्य है। जमात और उसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये तीनों संगठन केरल में हैं और इन तीनों संगठनों का समर्थन लेने की कोशिश सीपीएम और कांग्रेस दोनों करती रहती हैं, दोनों को मिलता भी रहता है। केरल ही वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को असहिष्णु दिखाने के लिए और इस सेकुलरिज्म की राजनीति को बढ़ाने के लिए सड़क पर कांग्रेस का नेता बछड़ा काटता है और वो बीफ पकाया जाता है, बीफ का मांस, और वितरित किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। ये काम ये सिर्फ केरल में कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है केरल में करके ऐसा करके वो बच सकते हैं। केरल में ही ऐसा हो सकता है कि वैचारिक मतभिन्नता के कारण एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए जाए और राजनीतिक दल चुप्पी साधे रहे, सत्तारूढ़ दल चुप्पी साधे रहे, कोई एक्शन न ले। तो केरल की राजनीति अगर आपको भारतीय जनता पार्टी किन राजनीतिक शक्तियों, किन राजनीतिक विचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, किनके खिलाफ खड़ी है, ये जानना है तो केरल की राजनीति को समझिए। तो मैंने जो कहा बदलाव आ रहा है, उसके संकेत जो मिलना शुरू हुए हैं, उसके कुछ जो है छिटपुट प्रमाण देता हूँ। प्रधानमंत्री की उस बैठक में मंच पर कौन मौजूद था? पीटी उषा मौजूद थी। उसके अलावा क्रिसमस पर दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ उसमें अंजू बॉबी जॉर्ज ने पूरी महफिल लूट ली। प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में गए थे और वहाँ त्रिशूर में पीटी उषा के अलावा विजय लक्ष्मी जो पार्श्व गायिका हैं मलयाली की, वो मौजूद थी। उसके अलावा महिला क्रिकेट टीम की सदस्य जो है वो मौजूद थी। तो इन लोगों का, जो समाज में प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है, जिन्होंने कुछ अर्जित किया है अपने बलबूते, उनका वहाँ मौजूद होना, ये बदलाव का एक संकेत ये है। दूसरा, अभी कुछ ही दिन पहले 47 ईसाई परिवार जो है फादर शैजू कुरियन के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। इससे सीपीएम और कांग्रेस दोनों में बड़ी खलबली है। अब मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये ईसाई समुदाय और हिंदू समुदाय आपस में नज़दीक क्यों आ रहे हैं, दोनों को समस्या है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभाव से, दोनों को समस्या है बढ़ते हुए लव जिहाद से। ईसाई समुदाय ने ही सबसे पहले इस बात की शिकायत की थी, जिस पर केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने जांच बिठाई थी, जिस जांच में पाया गया था कि लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। और ईसाई समुदाय का ये आरोप है कि क्रिश्चियन लड़कियों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो शिकायत हिंदू समुदाय की भी है। तो कुल मिलाकर जो शिकायतें हैं, उनकी जो परेशानी है, दोनों समुदायों की एक है और दोनों समुदायों में एक अच्छा खासा वर्ग जिसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको लग रहा है कि अगर इससे निपटना है, अगर इस समस्या से निजात पाना है, तो दोनों समुदायों को साथ आना चाहिए और साथ आना पड़ेगा। इसी कारण से सीपीएम और कांग्रेस की परेशानी बढ़ रही है केरल में। केरल जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है, वहां अगर भाजपा से परेशान हो रही हैं ये दोनों पार्टियां जो स्थापित पार्टियां हैं, तो आप समझिए कि नीचे के स्तर पर, ज़मीन के स्तर पर बदलाव दिखाई देना शुरू हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोशिश क्यों कर रही है? कुछ कारण तो मैंने बताया, किस तरह से हिंदू और ईसाई समुदाय के बीच में जो नज़दीकी बढ़ रही है, उसका एक कारण है। पिछले चुनाव में सबरीमाला आंदोलन के कारण जिस तरह उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो नायर समुदाय जिसकी आबादी अच्छी खासी है और एझवा समुदाय जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच और पैठ बढ़ी थी। लेकिन जब चुनाव का मौका आया तो इस दोनों समुदाय के लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराने में सक्षम नहीं होगी, इसलिए लौटकर फिर सीपीएम के साथ चले गए। क्या इस बार बदलाव होगा? क्या इस बार इस स्थिति में परिवर्तन आएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि 2019 से
2024 के बीच में केरल की राजनीति में बहुत परिवर्तन आया है। उसका असर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हुई सीटों में दिखेगा या बढ़े हुए वोट शेयर में दिखेगा, ये अभी तय होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी त्रिशूर से मलयाली फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता सुरेश गोपी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। सुरेश गोपी पिछले काफ़ी दिनों से इस चुनाव क्षेत्र में मेहनत भी कर रहे हैं। कोऑपरेटिव घोटाले के खिलाफ वो पदयात्रा कर चुके हैं, उसके अलावा जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और उनकी लोकप्रियता और पिछले चुनाव में भाजपा की परफॉर्मेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, ये इन तीनों को देखते हुए और चौथी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ वो ज़मीन पर जो बदलाव आ रहा है, डेमोग्राफी का जो फ़ायदा अभी तक सीपीएम और कांग्रेस उठा रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकता हुआ नज़र आ रहा है। कितना होगा इसका असर, चुनाव तक ये कायम रहेगा या नहीं रहेगा, चुनाव में इसका असर दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, ये कहना अभी निश्चित रूप से मुश्किल है, लेकिन बदलाव आ रहा है ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। तो केरल में सीटों पर नज़र मत डालिए, मैं तो कह रहा हूँ वोट शेयर पर भी नज़र मत रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तथाकथित सेकुलरिज्म की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोला है, धावा बोला है और उसकी शुरुआत उसके गढ़ केरल से की है, वो आने वाले समय में देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाएगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। शुरुआत हो गई है और इसका परिणाम भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।